कि ये जो ईवीएम मशीन्स हैं ये हैक हो सकती हैं, आराम से हैक हो सकती है। ये रीडिंग बिटवीन द लाइन हमें करनी है। और ये जो इसके चिप बनते हैं वो देश में नहीं बनते, ये भी इलेक्शन कमीशन बता रहा है। पानी जो है नाक तक आ गया है, इसके बाद पूरा व्यक्ति मर ही जाएगा उस पानी में डूब के, यानी कि देश ही डूब जाएगा, भारत का संविधान डूब जाएगा। हम आपका चैलेंज स्वीकार करते हैं, हम इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे और ये दिखाएंगे कि एक कोई छोटा बच्चा भी ईवीएम मशीन हैक कर सकता है। इतनी ज्यादा खतरे से भरी हुई है ये ईवीएम कि अगर जनता ही अपने लीडर्स या अपने नौकर नहीं चुन पाएगी तो कोई चोर लुटेरे डकैत, आजकल तो चलिए ये कहा जा सकता है कि फरिश्ते जीत के आते हैं सब, लेकिन चोर लुटेरे डकैत भी बन जाएंगे जब, तो वो तो कभी सत्ता खाली नहीं करेंगे, ईवीएम के जरिए जीतते जाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए और हमारी रक्षा करे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन की रक्षा की गुहार सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस ने लगाई थी। जो इलेक्शन कमीशन है, बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं जानते होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसकी भी, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। वो ये चाहते थे कि आओ, ये तो 2 मिनट में हैक हो जाएगी, आके इसे हैक कर लो, ताकि दुनिया को पता लग जाए ये कितना बड़ा फ्रॉड है, ये कितना बड़ा धोखा है और इसमें कितना बड़ा खतरा है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। और ईवीएम को लेकर जो एक नई बहस नए सिरे से छिड़ गई है, अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है। मैं आपको बताने जा रही हूं कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसके नेशनल कन्वीनर है महमूद पराचा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है और लेटर लिखकर उन्होंने वक्त मांगा है इलेक्शन कमीशन से मिलने का। 5 तारीख को, इसी महीने की 5 तारीख को मिलने का वक्त मांगा है। उनका यह कहना है कि ईवीएम से चुनाव कराया जाना दरअसल लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। उनका यह भी कहना है कि ईवीएम में छेड़छाड़, उसकी हैकिंग पूरे तरीके से मुमकिन है और पटियाला हाउस कोर्ट से 5 तारीख को 4 बजे जो अवेयर सिटीजन्स हैं, जिसमें बड़ी तादाद में लॉयर्स होंगे, वो पैदल एक मार्च निकालेंगे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक और वहां पर उनसे मिलने का उन्होंने वक्त मांगा है। और न सिर्फ मिलने का वक्त मांगा है, बल्कि 50 सीलबंद उन्होंने ईवीएम्स भी मांगी हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर डेमो दिया जाएगा। क्या ये जो सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो ये किया जा रहा है, जिसके नेशनल कन्वीनर है महमूद पराचा, क्या ये वक्त की जरूरत है? और सवाल ये उठता है कि आखिर इलेक्शन से चंद महीने पहले ही ये क्यों किया जा रहा है? इसकी शुरुआत पहले क्यों नहीं की गई? और क्या अगर ईवीएम से ही चुनाव होते रहेंगे तो क्या बीजेपी को सत्ता से हटाना नामुमकिन हो जाएगा? क्या ये जो सब कुछ पूरी कवायद की जा रही है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए की जा रही है? आपने देखा है कि तमाम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ईवीएम से चुनाव ना कराकर ज्यादातर बैलेट पेपर से कराते हैं। क्या हिंदुस्तान में ये मुमकिन है? क्योंकि हमने देखा जब ईवीएम की शुरुआत हुई थी, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तो उसकी अपनी अलग चुनौतियां थी। लेकिन ईवीएम को जिस बड़े पैमाने पर यह कहा जा रहा है कि हैक किया जा सकता है, और जरूरी नहीं है कि तमाम ईवीएम मशीनों को हैक किया जाए, बल्कि 3 से 4% के जो वोट हैं वो इधर से अगर उधर हो जाएं, तो आपको पता है कि सत्ता में फिर कुछ भी हो सकता है, पूरी कहानी बदल सकती है। ये तमाम बातें विपक्ष की तरफ से भी की गई हैं। अलग अलग ग्रुप्स हैं लॉयर्स के और सिविल सोसाइटीज के, जो अब ईवीएम को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीधा खुद महमूद पराचा साहब जो हैं जुड़ गए हैं, जो कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नेशनल कन्वीनर हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। महमूद साहब, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका डीबी लाइव पर। शुक्रिया। मेरा आपसे सवाल यह है महमूद साहब कि आखिर इलेक्शन से चंद महीने पहले इसकी शुरुआत क्यों की गई और आपको क्यों ये जरूरत लगती है कि ऐसा किया जाना चाहिए? और जब आपने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी, उसका क्या जवाब आया है और क्या उसने वक्त दिया है? क्योंकि विपक्ष को तो उसने वक्त नहीं दिया है और एक बार फिर से विपक्ष ने, खासतौर पे कांग्रेस ने, वक्त मांगा है इलेक्शन कमीशन से। देखिए, एक बात मैं ये बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी पानी में डूब रहा हो, किसी पानी की बॉडी में, तो जब नाक तक पानी आ जाता है तभी वो ज्यादा छटपटाता है। तो ये पहले सवाल का जवाब तो मैं आपका इसी तरह देना चाहूंगा कि अब पानी जो है नाक तक आ गया है, इसके बाद
पूरा व्यक्ति मर ही जाएगा उस पानी में डूब के, यानी कि देश ही डूब जाएगा, भारत का संविधान डूब जाएगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यहाँ में जो ये ईवीएम का मुद्दा है, आम आदमी को समझाना बहुत जरूरी है कि क्या जरूरत पड़ गई हम जैसे लोगों को, जो कि पॉलिटिकल नहीं है, सड़कों पे आने की क्या जरूरत पड़ गई कि देश को इतना कौन सा बड़ा खतरा ईवीएम से आ गया कि हम सब लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, उनको सड़कों पे आना पड़ रहा है। और इलेक्शन कमीशन से, जो कि बड़ी बड़ी पार्टीज को टाइम नहीं दे रही, उसके पास जाके उससे गुहार लगानी पड़ रही है कि हमें टाइम दो, हम आपका चैलेंज स्वीकार करते हैं, हम इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे और ये दिखाएंगे कि एक कोई छोटा बच्चा भी ईवीएम मशीन हैक कर सकता है। इतनी ज्यादा खतरे से भरी हुई है ये ईवीएम। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 मिनट में समझाना चाहूंगा। भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारत को चलाने के लिए निजाम बनाया, वो ये है, एक व्यक्ति को एक वोट देकर देश का मालिक बनाया। और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, यहां तक कि चीफ जस्टिस और जजेस वगैरह और आईएएस ऑफिसर्स, ये सभी लोग देश के जनता के नौकर हैं। तो देश की जनता राजा है और देश की जनता के नौकर हैं ये सभी लोग, जो टेम्पररी नौकर हैं। तो ये देश की जनता जो राजा है, मालिक है, ये अपने नौकर चुनती है वोट के जरिए से। और अगर ये वोट के जरिए से नहीं चुन पाएगी तो लोग जनता की आवाज के बगैर, यानी कि जो मालिक है उनके खिलाफ नौकर अपने आप ही मालिक बन बैठेंगे। ये इसकी जरूरी, जो बहुत ही अहम बात है, जो जनता को समझानी जरूरी है कि अगर वोट के हिसाब से आपके नौकर या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं चुने जाएंगे तो वो बेलगाम हो जाएंगे, वो आपकी गर्दन काटने में भी बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आपकी चिंता ही नहीं है, क्योंकि आप उन्हें चुन ही नहीं सकते। इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। और हम लोग तो ये लगातार बात कहते आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो शायद कई बार चुनाव जीत जाती हैं तो वो ऐसा सोचने लगती हैं कि चलो इतना ज्यादा सीरियसली लेने की बात नहीं। लेकिन हम लोगों ने कंसिस्टेंट ये बात कही है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये एक निजाम की बात है कि अगर जनता ही अपने लीडर्स या अपने नौकर नहीं चुन पाएगी तो कोई चोर, लुटेरे, डकैत, आजकल तो चलिए ये कहा जा सकता है कि फरिश्ते जीत के आते हैं सब, लेकिन चोर, लुटेरे, डकैत भी बन जाएंगे जब, तो वो तो कभी सत्ता खाली नहीं करेंगे, ईवीएम के जरिए जीतते जाएंगे। इसलिए ये सिस्टम की बात है, ये ऑब्जेक्टिव बात है, सब्जेक्टिव बात नहीं है बिल्कुल। जी, आखिर आप 5 तारीख को क्या करने जा रहे हैं? आपने कहा कि अवेयर सिटीजन का एक ग्रुप है जिसमें ज्यादातर लॉयर्स हैं, वो पैदल मार्च करेंगे पटियाला हाउस कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे। क्या आपको उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन आपको मौका देगा उनसे बात करने का, मिलने का? क्या आपको उम्मीद है कि आपको वो ईवीएम सौंपी जाएंगी ताकि आप एक डेमो दे सके? देखिए, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और हम लोग जो हमारे साथी भी हैं बहुत सारे, भानु प्रताप जी हैं, वो एडवोकेट हैं, वो बहुत सालों से इस पर मुसलसल काम कर रहे हैं, बामन मेश्राम साहब हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत सारी हैं जो शायद अब हमारी बात समझें। तो लेकिन ये एक ऐसी बात है, उससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 4 सिटिंग जजेस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए और हमारी रक्षा करे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन की रक्षा की गुहार सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस ने लगाई थी। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे लास्ट मंथ ही एक जस्टिस कॉल रिटायर हुए हैं जो सीनियर मोस्ट जज थे, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं या देश की जनता है, ऑपोजिशन पार्टीज का रोल अदा करने की तवक्को यानी कि उम्मीद ना करें। उन्होंने क्या कहा इनडायरेक्टली कि जनता को पीसफुल तरीके से आकर सड़कों पे प्रोटेस्ट करने चाहिए, हम सारे काम नहीं कर सकते जो कि ऑपोजिशन पार्टीज के हैं। ऑपोजिशन पार्टीज का क्या काम है कि वो जनता को अवेयर करें, जो चुनी हुई सरकारें गलत काम कर रही हैं उनको वोट के माध्यम से हटाएं और जनता को अवेयर करें पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए से। तो ये सुप्रीम कोर्ट गुहार लगा रही है। जो इलेक्शन कमीशन है, बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं जानते होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसकी भी, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के बराबर ताकत रखती है। संविधान ने उसे सुप्रीम कोर्ट के बराबर का दर्जा संविधान के आर्टिकल 324
में दिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही संवैधानिक एक संस्था इलेक्शन कमीशन है, ये भी राष्ट्रपति के कंट्रोल में है। आज राष्ट्रपति का रोल बिल्कुल नगण्य हो गया है, लेकिन ये भी संस्था राष्ट्रपति के कंट्रोल में है, पार्लियामेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो ये भी चीजें लोगों को समझने की बात है। अब ये इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ही गुहार लगा रहा है 2017 से, लोग जिसे निगलेक्ट कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के गुहार को और इन इलेक्शन कमीशन की गुहार को निगलेक्ट करने का अंजाम ये होगा कि हमारे देश की एग्जिस्टेंस को खतरा आ जाएगा, संविधान को खतरा आ जाएगा। 2017 में मैं आपके व्यूअर्स से आपकी माध्यम से ये गुजारिश करूंगा, 2017 में 20 मई 2017 को इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि एक प्रेस रिलीज जारी की थी, ईवीएम चैलेंजेस बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक चैलेंज दिया था लोगों को, और उसकी लास्ट 2 लाइनें मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है। ये 2 लाइनें कहती हैं, कमीशन डिजायर ऑल सिटीजन्स एंड स्टेक होल्डर्स टू रिमेन अवेयर अलर्ट अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेसेस सो दैट कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बाय कमीशन इज स्ट्रेंथन्ड। यानी कि जनता से ये कह रहा है कि हमारे ऊपर खतरा है, आप लोग आओ और हमारी रक्षा करो। ये खुद उनका प्रेस रिलीज बोल रहा है। और उस समय 2017 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि आओ ईवीएम हैक करो। हम इसे ये समझ रहे हैं आपकी जनता ने उस वक्त बात नहीं समझी। वो ये चाहते थे कि आओ, ये तो 2 मिनट में हैक हो जाएगी, आके इसे हैक कर लो, ताकि दुनिया को पता लग जाए ये कितना बड़ा फ्रॉड है, ये कितना बड़ा धोखा है और इसमें कितना बड़ा खतरा है। अब ये 2017 की बात है। वो चैलेंज आज तक ओपन है, वो चैलेंज कभी क्लोज नहीं हुआ है हमारी जानकारी के हिसाब से। एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट इसको नहीं दिखाती है कि चैलेंज क्लोज हो गया। एक बात ये। अब दूसरी बात ये कि 2023 अगस्त में एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो इलेक्शन कमीशन ने, मेरे लेटर में भी उसका जिक्र है, शायद अगर आपने देखा हो तो, उसमें ये साफ साफ तौर पे लिखा है कि ये जो ईवीएम मशीन्स हैं ये हैक हो सकती हैं, आराम से हैक हो सकती है। ये रीडिंग बिटवीन द लाइन हमें करनी है। और ये जो इसके चिप बनते हैं वो देश में नहीं बनते, ये भी इलेक्शन कमीशन बता रहा है। किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी कंप्यूटर मशीन का दिल, आत्मा, सोल उसका चिप होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये चिप देश में बनते ही नहीं, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडक्ट करते हैं, इसमें इसको पोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, जो हमारी कंपनीज बीएल और एक और जो कंपनी है वो करती हैं। तो जिसका दिल ही हमारा अपना नहीं है। और हमें ये ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये इजराइल से, जहां से पेगासस आया है, वहां से चिप्स ये इंपोर्ट हो रहे हैं। तो कितनी विश्वसनीयता होगी इसकी, ये एक बात है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये साफ तौर पे माना है कि ये ईवीएम्स इसलिए सुरक्षित हैं सिर्फ कि हम लोग, जो इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऑफिसर्स और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं हमारे, वो हम इसको ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए सुरक्षित हैं। मैं आपके दर्शकों से यह भी गुजारिश करूंगा कि अगस्त 2023 का जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हैं, जाके पढ़ लें। जो मैं बात कह रहा हूं वो क्लियरली उसमें लिखी हुई है। तो क्या हम ऐसी इलेक्शन कमीशन पे के ऑफिसर्स पे भरोसा कर सकते हैं जिसके अभी आप सबको पता है कि जिसमें से अपॉइंटिंग अथॉरिटी में से जो एक बॉडी थी अपॉइंटिंग, उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। यानी कि अभी ईमानदार, दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, जो 56 इंच की छाती सच सच बताते हैं अपनी, क्योंकि उनकी है ही, आप कोई भी नाप सकते हैं जाके। जो ये कहते हैं कि 2000 किलोमीटर चाइना ने जगह नहीं ली हमारी, आप कोई भी जाके वहां देख सकते हैं, बिल्कुल चाइना ने 1 इंच भी जमीन नहीं ली है। जो ये कहते हैं कि ये देश जो है एकदम विकसित भारत हो गया है, दुनिया का सबसे मजबूत भारत देश हो गया है, आप इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए राशन की लाइन में लगते हैं फ्री का। तो हमारे प्रधानमंत्री जो इतने सच्चे हैं, तब उनके द्वारा अपॉइंटेड जो होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कल अगर कोई बेईमान प्रधानमंत्री आ गया, ऐसे हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री जैसा नहीं जो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, ऐसा अगर कोई बेईमान आ गया तो फिर तो दोबारा चुनाव करने की जरूरत ही नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार लोग ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो फिर 400 अगर कोई बेईमान लोग आ गए तो 543 ही आएंगे। 400 पार करने की क्या जरूरत है, ईवीएम नहीं तो लाने हैं। सुरक्षा सिर्फ है अधिकारियों की, सुरक्षा सिर्फ है हम जो अधिकारी आपको करके दिखा रहे हैं वो सच है। एक और चीज मैं ये ईवीएम मशीन के बारे में बताऊं, बहुत लंबी बातें इसके बारे में कही जाती हैं। ये ईवीएम मशीन को चेक करना तो
सुरक्षित रखना। ऐसा है जैसे ये है एक ये पैकेट है, इसमें मैं ये कहूं कि 5,000 रुपए हैं, आप इसको बाहर से देख के यकीन कर लीजिए। ऐसे ही तो आप ईवीएम पे यकीन करेंगे। यही तो डेमो होता है कि ये ईवीएम मशीन है, ये एक कंप्यूटर है, इसके अंदर जो भी कुछ है वो 5,000 है, मैं बोल रहा हूं आपको। अब अगर आप इसको खोल के तो देख नहीं सकते, जैसे जो बैलेट पेपर्स होते हैं उनको तो खोल के आंखों से देख सकते हैं ना सब, तो नहीं देख सकते। अब इसके अंदर से तो सिर्फ एक 500 का नोट निकला, मगर आपको विश्वास ये करना है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं, मैं एक छोटा मोटा अच्छा वकील हूं, कि इसमें 5,000 रुपए हैं तो आपको मानने हैं, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं। ये है ईवीएम की सच्चाई, जो मैंने आम आदमी की जबान में समझाने की कोशिश की है। ये फर्क है। पेपर बैलेट में 500 रुपए साफ नजर आते थे कि ये 500 रुपए बोले जा रहे हैं, तो ये 500 रुपए इस डब्बे के अंदर से निकलेंगे और इस पैकेट में से निकलेंगे। इसमें आपको विश्वास करना है मेरी जबान पे कि इस पैकेट के अंदर 5,000 रुपए हैं। इतनी सच्चाई है ईवीएम की, जो इस सुरक्षा का कवच बनाया जा रहा है, जिसको गारंटी बताते हैं इलेक्शन कमीशन के हमारे सारे अधिकारी। यही एक गारंटी है कि हमारी जबान पे भरोसा करो। ये इलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, ये इलेक्शन का प्रोसेस ये नहीं। जी बिल्कुल। तो आपने बहुत कुछ ना कह के भी आपने सब कुछ दरअसल कह दिया है, और जो आपका कटाक्ष है उसको लोग अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन महमूद साहब, सवाल ये है कि इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में चंद महीने का वक्त ही बचा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है, सिविल सोसाइटी सवाल उठा रही है, आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन, आप जैसे वकील, आप जैसे अवेयर सिटीजन इस बात को उठा रहे हैं। 3 महीने पहले ये सब कुछ अगर होता है तो कोई तब्दीली तो की नहीं जा सकती है। अब आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि ईवीएम से ये चुनाव अब नहीं होगा। ये हम सब लोग मांग कर रहे हैं, तो अब ये चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से कराया जाएगा। आखिर अब आगे होगा क्या? क्योंकि अभी हमने देखा 5 राज्यों के चुनाव हुए, उनमें से 3 जो हिंदी पट्टी के राज्य थे उसमें बीजेपी काबिज हुई, जहां में से कम 2 राज्यों में ऐसा था जो तमाम सर्वे से लेकर ग्राउंड रिपोर्ट्स तमाम चीजें बता रही थी। खुद बीजेपी को भी ये नहीं पता था कि वहां पर उसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन सरकार बन गई। और छत्तीसगढ़ तो एक तरह से शॉक की तरह आया लोगों को कि छत्तीसगढ़, क्योंकि उसको लेकर तो किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद से ही ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं कि अगर ईवीएम से ही चुनाव होते रहे तो बीजेपी को सत्ता से नहीं हटाया जा सकता। जो लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं उनकी मैं बात कर रही हूं। तो कैसे फिर इसको देखें? अब सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री एक बार बन गया, उसने अगर कोई थोड़ा सा कम ईमानदार इलेक्शन कमिश्नर बना दिए तो वो दोबारा दूसरा कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। ये हम इसीलिए 50 मशीनें मांग रहे हैं कि हम ये दुनिया को साफ दिखा सके कि ये बच्चों का खेल है। इसको हैक करना, इसको मैनिपुलेट करना, और इसकी जो सुरक्षा है वो इतनी कमजोर है कि कोई बच्चा भी इसको कर सकता है। यही हम 50 मशीनें मांग रहे हैं। किस लिए मांग रहे हैं? इसीलिए मांग रहे हैं कि ये 50, इसमें क्या होता है कि 3 तरह के ये जो सिस्टम है 3 तरह की मशीनों का होता है। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, जिससे वोट रिलीज किए जाते हैं और जिसमें वोट काउंटिंग के लिए डाले जाते हैं। दूसरा होता है एक बैलेट यूनिट, जिसमें वोट डाले जाते हैं बटन दबा के। और तीसरा वीवीपैट। वीवीपैट में पर्चियां नजर आती हैं। मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं आम आदमी को आपके जरिए से समझाना चाह रहा हूं सिर्फ कि एक तो वीवीपैट मतलब वोटर्स वेरिफिकेशन जरूरी है। अगर वीवीपैट का सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने मान ही लिया है तो ये इसमें अपने आप सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल देते हैं ना। वीवीपैट को मानने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मशीनें सेफ नहीं है, आंखों से देखना भी जरूरी है। यही है ना वजह, वीवीपैट की जरूरत ही क्या नहीं। तो ये तीसरी मशीन इंट्रोड्यूस इसलिए हुई है, ये सेफ नहीं है। द वेरी कॉन्सेप्ट टेल्स अस दैट दीज आर अनसेफ। तो ये अब वीवीपैट में भी कितनी घपला हो सकता है। मैंने आपका प्रशांत भूषण साहब का भी इंटरव्यू देखा, वो उन्होंने एक सबसे छोटा तरीका बताया वीवीपैट को मैनिपुलेट करने का, जो आपके इंटरव्यू में प्रशांत भूषण साहब ने बताया था। लेकिन उससे भी बड़े बड़े बहुत सारे तरीके हैं वीवीपैट को मैनिपुलेट करने के। तो हम ये तीनों मशीनों का दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाइव दिखाएंगे कि ये बच्चों का खेल है, इसमें किसी आदमी का एक वोट आया तो उसको कितने भी वोट करना। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरी बात ये कि अभी इलेक्शन कमीशन ने, और यहां मोदी जी की एक बात को मैं बड़ा करते हुए बोलूंगा, मैं तो उनका इतना बड़ा भक्त नहीं हूं, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने तो क्या क्या काम करके दिखा दिया। एक स्वीडिश जो हवाई
पंचक्की के एक्सपर्ट थे यहाँ पे, उनको सिखा रहे थे एक बार मोदी जी ऑन लाइव सिखा रहे थे कि ऐसा कुछ बना दो जिससे पानी भी आ जाए, जिससे पानी भी साफ हो जाए, हवा भी साफ हो जाए, बिजली भी बन जाए। वो बेचारा सर हिला रहा था। तो मोदी जी तो कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं, तो यहां मुमकिन करके दिखाए ना जो उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। और उसके अलावा ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ईवीएम को मैनेज करना, ईवीएम से चुनाव कराना बहुत ही कम्बरसम, बहुत ही लेबोरियस, बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आज भी चुनाव आयोग तय करे कि हमें पेपर बैलेट से चुनाव कराने, तो वो ज्यादा आसान होगा। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर ही दिए हैं 8 लाख मशीनों के, आपको सबको पता ही है। और इलेक्शन कमीशन की खुद वेबसाइट पे जो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें ही लिखा हुआ है कि जो हमारी मशीनें खराब हो जाती हैं उसको हम रिप्लेस करते हैं, जिनको इंप्रूव करना है उनको इंप्रूव करते हैं। ऐसी जो ये आयरन कवच वाली मशीनें हैं उसको रिपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये काम आदमी को सोचना चाहिए। मतलब ये खराब भी होती है, मतलब ये मैनिपुलेट भी होती है, इसको इसीलिए इंप्रूव करना भी जरूरी है। पहले तो ईवीएम 1 थी, M1 थी, अब बीच में M2 आई, अब M3 हो गई। ये क्या क्यों हो रही है ऐसे? तो ये सब चीजें हैं। लेकिन मेरा टेक्निकल कोई भी आदमी आपको बता देगा, आज की तारीख से भी अगर शुरू किया जाए तो पेपर बैलेट से चुनाव कराना 100 गुना ज्यादा सुरक्षित है। पेपर बैलेट से चुनाव कराना 100 गुना ज्यादा टाइम भी कम खर्च होगा। जो मेन रीजंस इलेक्शन कमीशन अपनी जो इनके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अगस्त के हैं 2023 के, उसमें मेन 2 वजह बता रहा है। एक तो काउंटिंग में टाइम लगता है ज्यादा, इसलिए ईवीएम अच्छी है। और दूसरा, इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो सकती वोट की, मतलब जिस खाने में वोट डाला है उसी में वोट जा सकता है। तीसरा बता रहा है कि एक ही वोट आदमी एक डाल सकता है, यानी कि एक बार वोट डालने के बाद दोबारा कहीं दूसरा ठप्पा नहीं लगा सकता। तो मेन इसकी जो रीजन बताया जा रहा है वो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि काउंटिंग में थोड़ी जल्दी हो जाती है। अब काउंटिंग को जल्दी करने से, हालांकि मैं इस बात को डिस्प्यूट करता हूं और मैं उसकी वजह भी बताऊंगा। अब अगर हमारे सामने 2 चॉइस हैं, एक तो जनता की आवाज से सही वोटों से सही लोग चुने जाने हैं, तो जल्दी करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-2 दिन देर हो जाएगी तो क्या ये ज्यादा जरूरी है? 2 दिन का डिले हमें बर्दाश्त करना जरूरी है? क्या झूठे कैंडिडेट वोट दिए हो आपको, बुशरा साहिबा को, और जीत जाए महमूद, ये ज्यादा बड़ा खतरा है या 2 दिन डिले करना ज्यादा खतरा है? ये उनका सबसे बड़ा रीजन है ईवीएम से इलेक्शन कराने का, जो कोई भी रीजन नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा स्टाफ थोड़ा सा लगा दिया जाएगा तो उतने ही समय में काउंटिंग हो सकती है, उसके प्रावधान आसानी से हो सकते हैं। जहां तक वोट कैप्चरिंग की बात है, टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो सीसीटीवी कैमरास लगाओ ना, ताकि बूथ कैप्चर ना हो सके। यहां टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल वहां करनी है जहां फ्रॉड किया जा सके। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर जी, तो एक ये है ना कि अभी भी तो हो सकता है ना, 2 घंटे के लिए अगर कोई बूथ कैप्चर कर लेगा तो 1 घंटे में वो अपने पेपर बैलेट में ठप्पे लगाएगा और 2 घंटे में वो बूथ कैप्चरिंग ऐसे कर लेगा। बूथ कैप्चरिंग करनी है तो उसके अलग तरीके हैं। टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हुई है तो वो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए वहां कि अंदर कौन लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे। जी सॉरी महमूद साहब, एक सवाल और ये कि हमने देखा कि कई लोगों ने ये सवाल उठाए कि माना कि 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए, पहले राज्य में इस महीने की उस तारीख को चुनाव हुए और आखिरी जो राज्य में चुनाव हुए, यानी कि आखिरी जो फेज हुआ वो तकरीबन 1 से सवा महीने का गैप हुआ, लेकिन जो नतीजे आए वो सबके एक साथ आए, यानी कि इतना लंबा वक्त जो है वो मिला। अब क्या करते हैं जो पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, वो जहां पर ईवीएम मशीन रखी होती है उसके बाहर जो है वो पहरा करते रहते हैं, अंदर चाहे कुछ भी होता रहे या जो हो गया उसको रोका नहीं गया। तो क्या आपको लगता है कि जो इतना लंबा वक्त भी दिया जाता है एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में, रिजल्ट एक ही तारीख को आते हैं, इसमें भी तब्दीली की जरूरत है? क्योंकि ये खेल इसमें हो सकता है और कई बार कई लोगों ने ये एग्जाम्पल्स देकर भी दिखाए कि जहां जहां ये गैप दिया गया है वहां वहां आप ये देखें कि बीजेपी को किस तरह से फायदा हुआ है। नहीं, ये चोरी करने का सबसे छोटा तरीका है, सबसे आसान तरीका है। ये देखिए, मैंने अभी आपको लिफाफे का एग्जांपल दिया था ना। आप इस चीज लिफाफे को गार्ड कर रहे हैं, लेकिन जब पेपर बैलेट से होते थे तो वो बैलेट गार्ड करते थे। बैलेट के अंदर जो इस लिफाफे के अंदर वोट थे वो आपको नजर आते थे, बैलेट के अंदर वोट नजर आते थे, और वो वोट ऐसे होते थे कि वो वेरीफाइबल होते थे। दोनों उसकी जो काउंटर स्लिप फाड़ी जाती थी, अगर कोई इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेगा, इलेक्शन को चैलेंज करेगा, तो वो बाकायदा मैच हो जाते थे। अभी तो वो वोट ही नहीं है ना,
काउंटर फॉइल नहीं है। मैच किस चीज से करेंगे आप कि ये वही वोट है, और कितने वोट आपने डाले, कितने डले, वो बहुत सारे टेक्निकल लोग आपको बता चुके हैं। बुनियादी फर्क यही है कि मेरी आंखों के सामने मेरे कागज के वोट ताले के अंदर गए, वो अंदर ही हैं। ये तो मशीन को ही रिमोटली प्री प्रोग्रामिंग करके और दसियों तरीकों से मैनेज किया जा सकता है। ये मशीन में आप दुनिया भर के सुरक्षा कवच लगा लें, इस पे अपनी आंखों के सामने भी मशीन लगे रखें, तब भी इसमें सेफ्टी नहीं है। उसमें कम से कम ऐसा नहीं हो सकता था। तो वो साइंटिफिकली, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आप दुनिया में नीदरलैंड्स में ये मशीनें सबसे पहले इजाद हुई, वहां नीदरलैंड में क्यों नहीं यूज हो रही? मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, जर्मनी की तो जो जर्मनी का एक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको हमारे इलेक्शन कमीशन साहब ने जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसमें डिस्टिंग्विश किया है। उसमें क्या बोला है कि वहां पे कानून ऐसे नहीं थे, हमने कानून अच्छे बना लिए तो मशीनें सेफ हो गई। कोई कानून से मशीन सेफ होती है या मशीन से सेफ होती है? दुनिया में कोई मशीन ऐसी नहीं है, कंप्यूटर या कोई और, जो ह्यूमन इंटरवेंशन से मैनिपुलेट ना की जा सकती हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया, और हमारे इलेक्शन कमीशन को मैं दावत देता हूं, मोदी जी को एक्चुअली, नॉट इलेक्शन कमीशन साहब को, कि वो इसका पेटेंट कराएं कि ये अनहैकेबल, टोटली 100% सेफ मशीनें इजाद भारत ने कर दी हैं, और इसका पेटेंट कराएं। और इस सबसे पहले तो मोदी जी को नोबेल प्राइज मिलेगा कि ऐसा एक उन्होंने कंप्यूटर इजाद किया है जो हैकेबल नहीं है। इसके लिए तो डायरेक्टली नोबेल प्राइज मिलेगा, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। आप दुनिया भर में देख रहे हैं ना, आजकल तो साइबर वॉरफेयर के लिए इतने बड़े बड़े यूनिट्स बने हुए हैं। क्यों? कि कुछ भी मशीन, कुछ भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हैक हो सकता है। ये दुनिया में आर्मीज जो बन रही हैं वो हैक करने के लिए बन रही है, साइबर वॉरफेयर के लिए। तो इसके लिए नोबेल प्राइज तो मैं सबसे छोटी चीज कह रहा हूं, मोदी जी का इतिहास में नाम हो जाएगा कि इन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर बना लिया, एक ऐसी वोटिंग मशीन बना ली जो हैक नहीं हो सकती, जो इनप्रेग्नेबल है, जो 100% सेफ है। तो मोदी जी इस नोबेल प्राइज को ना छोड़ें। उसके बाद भारत की इकोनॉमी इससे दुरुस्त हो जाएगी। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, दुनिया का हर देश ये ईवीएम मशीन हमसे एक्सपोर्ट करेगा। जो ट्रेड डेफिसिट हमारा चल रहा है ना अभी, 80-20 का, तो सिर्फ चाइना से ही चल रहा है, वो दूर हो जाएगा। हम दुनिया की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं, सबसे रईस इकोनॉमी सिर्फ इन ईवीएम के जरिए बन जाएंगे। मोदी जी ऐसा चांस क्यों खोना चाहते हैं? सिर्फ वो एक फोन कर दें, वो तो अडानी जी के लिए फोन करते हैं ना तरह तरह की जगहों पे। कभी श्रीलंका में ऐसे एलिगेशंस लगते हैं कि अडानी जी को पोर्ट दिलवाने के लिए फोन कर दिया, कभी बेंजामिन नेतन्याहू साहब को फोन कर दिया। तो एक फोन वो सारे जो इनके मित्र हैं, राष्ट्र हेड्स, उनको बोले मैंने ऐसी मशीन इजाद कर ली है, आप खरीद लो, मैं इसको 50% डिस्काउंट पे दूंगा, सब खरीद लेंगे। लेकिन अगर इन्होंने एक भी फोन इस तरह का कर दिया, जो जवाब आएगा वो दुनिया को सुना दें। सिर्फ वो कन्वर्सेशन जो बाइडेन साहब से या ऋषि सुनक साहब से या फ्रांस के या कनाडा के किसी भी नेता से ये प्रपोजल करें कि मैंने ऐसी मशीन बना ली है जो 100% सेफ है, और वो जो उनकी रिकॉर्डिंग होगी ना फिर वो फोन की, वो दुनिया को सुना दे। हम लोग सारे अपने एजिटेशन विड्रॉ कर लेंगे अगर वो लोग मोदी जी का मजाक ना उड़ाएं कि आपने क्या मजाक कर दिया। आप तो मेरे ख्याल से आज मजाक के मूड में हो। आज 1 अप्रैल तो नहीं है जो आप अप्रैल फूल बना रहे हो। मैं ये तो सिंपल बात है। और ये मरे क्यों जा रहे हैं? वोटिंग मशीन से मरा क्यों जाएगा? इतने सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। भाई अगर कोई ईमानदार आदमी होता, वो कहता है छोड़ो ना, मुझे क्या लेना है, ईवीएम से मेरी कोई प्यार मोहब्बत रिश्तेदारी थोड़ी है, हम पेपर बैलेट से इलेक्शन करा देंगे, ये देखो मैं अब भी जीत जाऊंगा, अभी मैं 400 कह रहा था, अभी मैं 500 पार कर दूंगा पेपर बैलेट से। ये है इसकी सच्चाई, ये है लॉजिक। हमें बाबा साहब के जो फॉलोअर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉलोअर्स हैं, जो साइंस के फॉलोअर्स हैं, उनको लॉजिक मानना चाहिए। किसी की जो टेक्निकलिटीज है उसमें जाना तो बात की बात है, मैं टेक्निकलिटीज में जा ही नहीं रहा। मैं तो सिंपल लॉजिक जो एक बच्चा भी समझ सकता है। और किसी बड़े साइंटिस्ट ने एक बार कहा था कि जो चीज आप 5 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते, वो शायद आप खुद भी नहीं समझते हैं, तो उस चीज में आप एक्सपर्ट नहीं है। तो इसलिए मैं एक 5 साल के बच्चे को समझाने की लैंग्वेज में बता रहा हूं ये बातें। अगर इलॉजिकल है तो इसका काउंटर, आप तो इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, ईमानदार जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट ही हैं आप लोग। जो हमारे ये टीवी पे क्रिमिनल आते हैं बड़ी बड़ी टाई लगा के और बड़े बड़े ड्रेसेस पहन के, वो तो सब फ्रॉड हैं। और एक ना एक दिन उनको भारत का संविधान और कानून पकड़ेगा एंड दे विल बी बिहाइंड बार्स। जो ये इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं टेलीविजन पे आके, अपने आप को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बताते हैं। लेकिन आप लोग तो ईमानदार हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, जो मैंने सवाल आज रेस किए उसका जवाब पूछ लीजिए मोदी जी से या उनके किसी भी एक्सपर्ट से।
जी, बिल्कुल पूछा जाता है, अगर मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या पत्रकारों के सवालों के जवाब देते तो जरूर उनसे ये तमाम सवाल जो है वो पूछे जाते। अभी सिर्फ यही माध्यम है जिसके जरिए हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं और सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है महमूद साहब कि भारतीय जनता पार्टी अभी एक सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो ईवीएम को लेकर सवाल नहीं उठा रही है और वही चाहती है कि ईवीएम से चुनाव हो। ये वही पार्टी है, जब वो सत्ता में नहीं थी तो जीवीएल नरसिम्हा राव जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर एक किताब लिखी थी और किताब लिखकर उन्होंने खुद ये बताया था कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बताया था और ये दिखाया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। वो बीजेपी के ही सीनियर लीडर थे, अब वो सत्ता में है और अब सत्ता में वो उस ईवीएम का क्या फायदा उठा रहे, उठता है। और क्यों सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईवीएम को लेकर अब सवाल नहीं उठा रही है जब से वो 10 साल से सत्ता में है। क्या आपने ये भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ईवीएम से चुनाव कराना लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है? ऐसा आपने क्यों कहा और बीजेपी ही क्यों चाहती है कि ईवीएम से चुनाव हो? क्या उसी के जरिए वो सत्ता हासिल कर रही है? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। जो एक चीज बुरी थी वही चीज जब वो हथियार अब मेरे हाथ में आ गया तो मैं उसे अच्छा कह रहा हूं। यही है, जीवीएल नरसिम्हा राव, अडवाणी जी ने खुद की थी, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने पिटीशंस डाली थी, वीवीपैट कैसे आया था। तो एक चीज एक हथियार है, देखिए एक तेज तलवार है या एक बहुत जबरदस्त हथियार है, जब वो सामने वाले के हाथ में है तो वो फाउल है। अब उसने इस्तेमाल नहीं किया या किया एक वो अलग विषय है। मेरे पास तो उसकी जानकारी है कि किस प्रकार से 2014 का इलेक्शन भी मोदी जी ईवीएम के माध्यम से जीते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही आरएसएस के लोग तब भी थे और आज भी हैं। तब भी मोदी जी ईवीएम के जरिए ही, वरना इतनी मेजोरिटी नहीं आ रही थी उनकी, तब भी ईवीएम के जरिए जीते थे। लेकिन अब वो हथियार उनके हाथ में आ गया, वो कैसे छोड़ देंगे उसे। तो इसीलिए वो जो हथियार बुरा था अब वो हथियार अच्छा हो गया। ये आगे भी होगा, अगर किसी भी माध्यम से किसी के हाथ में भी ईवीएम की ताकत आ जाती है फिर उसे इससे अच्छा वोट कराने का जरिया लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि इसमें 100% रिजल्ट है मेरे फेवर में। जिसके हाथ में ये ईवीएम का कंट्रोल है वही जीतेगा, कोई और जीत ही नहीं सकता। इसलिए लोकतंत्र के लिए साथ सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा खतरा, और ये लोकतंत्र की हत्या के लिए सबसे बड़ा औजार है। इसीलिए कोई भी बड़ी डेमोक्रेसी, जिन डेमोक्रेसीज ने इसको यूज भी किया था उन्होंने इसको नकारा और इसको कूड़ेदान में डाला। सिर्फ वही लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं जो ये चाहते हैं कि कल अगर कोई बेईमान व्यक्ति आए तो वो भारत पे कब्जा कर ले। आज तो ईमानदार हैं, लेकिन कल अगर कोई बेईमान व्यक्ति आ जाए तो वो इस पे कब्जा कर ले, जनता की आवाज को क्रश कर दे, संविधान को खत्म कर दे। इन्हीं लोगों ने, यही आरएसएस के लोगों ने संविधान जलाए हैं। हम लोग केसेस करके उनको अरेस्ट करवा रहे हैं, तो यही आरएसएस बीजेपी के लोगों ने। तो आप समझ सकते हैं ये संविधान जलाने का भी सबसे आसान तरीका है, भारत देश को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है। बिल्कुल, आखिरी मेरा सवाल आपसे, अभी हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 400 पार की बात, यानी कि 10 साल की सरकार चलाने के बाद जहां बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी है, जहां लगभग देश का हर वर्ग परेशान है। अभी आप देखें कि ट्रक ड्राइवर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे पहले किसानों को देखा, महिलाओं को देखा, मणिपुर का क्या हाल है। मतलब मुद्दों के अगर हम ये देखें तो अंबार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि इस बार 400 पार। और अमित शाह ने तो 50% वोट शेयर की बात कही है कि 50% इस बार हमारा वोट शेयर होगा। हमने देखा था कि 2019 में किस तरह से पुलवामा को इनकैश किया गया था और किस तरह की बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। और इस बार लग रहा है कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह से पूरा एक इवेंट जो है वो तैयार किया जा रहा है और एक तरह से पूरा जो मीडिया है जिसको लेकर आप भी सवाल कर रहे हो, सब सवाल करते हैं कि वो उनका साथी संगी बना हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये तमाम बातें जो कही जाती है प्रधानमंत्री की तरफ से कि फिर से वो आने जा रहे हैं, अब तो पहले तो 2024 की बात करते थे, अब तो वो 47 की बात करते हैं और उससे आगे की बात करते हैं, क्या इन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि जो अदालतें जो लास्ट रिजॉर्ट हुआ करती थी, जो एक उम्मीद की किरण आम जनता के लिए हुआ करती थी कि जब कहीं हर जगह से नाउम्मीद वो हो जाएं तो सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद उनके लिए रास्ता है या दूसरी कोर्ट उनके लिए वाहिद एक रास्ता है, क्या अब उसमें भी किसी तरह का डेंट लगा है? देखिए, मैं आपकी इस बात को बहुत ही रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना चाहता हूं इस बात से। सुप्रीम कोर्ट आखिरी रास्ता नहीं, और ये सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह चुकी है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं सिटिंग, और
अब जो असली रास्ता है, जो आखिरी रास्ता, जो सबसे ऊपर रास्ता है, उससे रिक्वेस्ट कर चुके हैं जनता से। और अभी जस्टिस कौल ने भी यही कहा है ना कि ऑपोजिशन का काम सुप्रीम कोर्ट से आप उम्मीद मत करो, हमसे एक्सपेक्ट मत करो, हम पे कितना दबाव है आप लोग नहीं समझ रहे हो, यही इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है। तो असली और आखिरी रास्ता जो है भारत देश की जनता है, वो संविधानिक रास्ता है, वो आर्टिकल 19 है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर इन हालात में, मुश्किल हालात में अगर न्याय चाहिए तो 80% पब्लिक पीसफुल प्रोटेस्ट से मिलेगा और 20% अदालतों से मिलेगा। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, दबाव से ज्यादा मुक्त महसूस करेगी। जो आज सारे इंस्टीट्यूशंस पे दबाव है वो पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए है। इसीलिए हम लोगों ने ये शुरुआत की है। पहले जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बन रहे थे और बेंजामिन नेतन्याहू साहब, जो मोदी जी जिनके एक तरीके से फॉलोअर और स्टूडेंट हैं, वो खुद अभी इस वॉर के दौरान भी उनके खिलाफ कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं आप देख रहे हैं। और आज कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस जो अमेंडमेंट की थी उन्होंने पार्लियामेंट के जरिए, उसको टर्न डाउन कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वहां की अपने आप को पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए एम्पावर्ड समझ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने ये अमेंडमेंट की थी कि अगर मेरे खिलाफ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, करप्शन के केसेस होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई मुझे करप्शन में पकड़ने का और जेल में डालने का ऑर्डर होगा तो वो भी पार्लियामेंट के जरिए मैं ओवर रूल करा दूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने उनका आज क्रश कर दिया है कल। इसी तरह के कानून मोदी जी देश में लाना चाहते हैं और ला रहे हैं, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं। तो 2018 में हम सब लोगों ने जब SC/ST एक्ट को डाइल्यूट किया था, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट, बड़े बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे, कुछ 12-13 लोगों ने कुर्बानी दी थी, नौजवानों ने, और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका रिव्यू किया था और उस जजमेंट को, अपनी पुरानी वाली जजमेंट को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करके ओवर रूल किया था। सरकार ने उसको बदला था। जो CA NRC का प्रोटेस्ट आपने देखा पूरी दुनिया ने, और उससे किसानों ने सीखा और उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो 2 विक्ट्रीज आपको नजर आई कि पार्लियामेंट ने अपने जो कानून बनाए थे किसानों के टाइम तो उन्होंने विड्रॉ किए, और CA NRC का प्रोटेस्ट जब हुआ उसकी बदौलत आप लोग देख रहे हैं कि अमित शाह साहब आज भी NRC की बात नहीं की, उन्होंने अभी रिसेंटली भी की है, तो CAA की बात की है कि हम विदेश के लोगों को नागरिकता देंगे। नागरिकता छीनने का जो उनका प्लान था, अभी तक उस पर अमल करने की वो शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन मैं अमित शाह साहब को एक मेटिकुलस आदमी मानता हूं, वो बहुत मेहनती और शार्प है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने जो 50% कहा है क्रॉस, वो लॉजिकली कहा है। जो अब तक की मेरी जानकारी है 20 से 25% वोटों का गड़बड़ी करती है भारतीय जनता पार्टी और RSS, या कोई भी अभी जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है इन्होंने, 20 से 25% तक वोट मैनिपुलेट कर सकते हैं, करे जाने का एक इन्होंने बहुत ही वेल ऑयल्ड सिस्टम डेवलप कर लिया है। तो पिछली बार बीजेपी को अराउंड 30% ऑफ द टोटल पोल्ड वोट्स आए थे, जो पिछली बार आए थे, और एक्चुअली वो टोटल वोट्स के भारत के 24% के आसपास थे। जो भारत के टोटल वोट्स हैं उसके 24% आए थे, और जो टोटल वोट पड़े थे उसके 33% उनको वोट आए थे। और अगर उसमें 20 से 25% तक ऐड कर लिए जाए तो आप समझ सकती हैं कि वो 60 के 58 के आसपास का आंकड़ा बन जाएगा। उससे 400 पार हो सकते हैं, और अगर वो ठीक से उस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो 543 भी आ सकती हैं। ये अब मैं अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं कि वो सिर्फ 400 तक ही अपने आप को रखना चाहते हैं, क्योंकि 150 143 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को तो कभी भी वो कान पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। ऐसी भी टेक्निक उन्होंने इजराइल से सीख ली है, वहां बहुत सारे कनेसेट के मेंबर्स को बाहर निकाल के बिल पास किए जाते हैं। तो 140 तो उनको प्रैक्टिस हो गई ना, 140 के आसपास MP तो वो कान पकड़ के बाहर कर देंगे, 400 उनके अपने आप जीत जाएंगे, तो 1 सेकंड में सारे बिल पास होंगे। फिर आप संविधान जलाने का बिल भी पास कर सकते हो, देश को खत्म करने का भी, रिजर्वेशन खत्म करने का बिल पास कर सकते हो। ये कह सकते हो कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, आप दोबारा इसको लॉ बना सकते हो। आप देवदासी प्रथा दोबारा शुरू कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि किसी एक खास वर्ग को एजुकेशन का अधिकार है सिर्फ, बाकी सबको ना एजुकेशन का अधिकार है, ना प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, ना सड़क यूज करने का अधिकार है, ना कॉमन प्लेसेस से पानी पीने का अधिकार है। जो महार आंदोलन करके बाबा साहब ने 1927 में इतनी मेहनत करके जो चीजें हासिल की थी संविधान के जरिए, उसको सबको 1 सेकंड में मिट्टी में मिलाया जा सकता है अगर EVM नहीं हटाया गया। जी बिल्कुल।
तो आपने बहुत अच्छे से बहुत कुछ बातें ना कह के सब कुछ बातें आपने यहाँ पर कह दी हैं। एक जो अलग आपका तरीका है कटाक्ष करने का वो निराला है। और जाहिर सी बात है कि जो ईवीएम है उसको लेकर जो तमाम तरह की बातें की जा रही है, और आप जैसे अवेयर सिटीजन या मैं कहूं जो एक्टिविस्ट हैं, आप लॉयर हैं, आप तमाम तरह से लोगों को अवेयर कराने की जो पूरी कोशिश, एक मुहिम जो आपने छेड़ी है, उसको देखना होगा कि उसमें कितनी कामयाबी आपको मिल पाती है। लेकिन ये जरूर है कि लोगों में एक बड़े पैमाने पर चर्चा इस पर जोरों से चल रही है कि ईवीएम से ही अगर चुनाव होते रहे तो सत्ता परिवर्तन नामुमकिन ही नजर आ रहा है। इस तरह की तमाम बातें अब जनता के दिमाग में ये सवाल जो है वो उत्पन्न जरूर हो रहे हैं। 5 तारीख को देखना होगा कि आप को इलेक्शन कमीशन वक्त देता है, ईवीएम देता है, आप क्या कुछ उस दिन करते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आज आपने वक्त दिया महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातों को कहने के लिए। जी, एक लाइन और बोलना चाहता हूं कि अगर जनता हमारे साथ नहीं जुड़ेगी तो इसमें कुछ नहीं होगा। जनता को आगे आना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को आगे आना पड़ेगा। हम लोग जितने लोग जा सकते हैं, जो लोग हम अपनी जान हथेली पे लेके कर सकते हैं, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आज की तारीख में सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हम लोग वो कर रहे हैं संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। हमारे मुट्ठी भर साथी कर रहे हैं। अगर जनता इसके साथ जुड़ गई तो मैं वादा करता हूं ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे। बाकी इलेक्शन कमीशन भी दबाव पे है, वो हमें नहीं देगा ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो अपने आप को झूठा नहीं ठहरा सकते। इसलिए आंदोलन, पीसफुल प्रोटेस्ट ही एक आखिरी रास्ता है। 5 तारीख को आए आप, उसके बाद 6 तारीख को जंतर मंतर पे हम सब लोग भानु जी के नेतृत्व में, भानु प्रताप जी के नेतृत्व में 6 तारीख को जंतर मंतर पे मिलेंगे 12 बजे, और ये आंदोलन पूरा देशव्यापी आंदोलन करेंगे। लेकिन 5 तारीख को 4 बजे पटियाला हाउस के गेट नंबर 4 इंडिया गेट के सामने आप सब लोग जरूर आए, ताकि हम इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत कर सकें और पेपर बैलेट से चुनाव करा सकें। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें आखिर में आपने कही है। और हमने देखा है कि चाहे आप कितनी बातें करें, विपक्षी पार्टियां करें, चाहे कोई भी बात करे, जब तक कोई भी चीज जन आंदोलन नहीं बनती है, बदलाव नहीं आ सकता है। किसान आंदोलन से लेकर तमाम आंदोलन, सीए, एनआरसी, तमाम हमारे सामने है। पीसफुल और संवैधानिक तरीके से किए गए प्रोटेस्ट से भी बहुत कुछ बदला जा सकता है, क्योंकि जब बीजेपी को यह लगता है कि उसको वोट की चोट पड़ने वाली है, तो तभी उसके कान खड़े होते हैं, या तभी वो उसमें बेचैनी, बेकरारी पैदा होती है। वो हमने होते हुए देखी है। तो जनता की ताकत ये है, वही कुर्सी पे बिठाती है और वही कुर्सी से हटा भी सकती है। बहुत शुक्रिया महमूद साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए, और कोशिश करेंगे 5 या 6 तारीख को एक बार फिर से आपसे बात करें। लेकिन आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। और जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है उस पर हमारी निगाह रहेगी, देखेंगे कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन इस पर रिएक्ट करता है और कितनी बड़ी तादाद में लोग इससे जुड़ते हैं, क्योंकि ये देशव्यापी इसको करने की कोशिश की जा रही है। और जंतर मंतर पर भी 6 तारीख को 12 बजे एक प्रोटेस्ट जो है वो वहां पर किया जाएगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।